आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो रसोई में रखी चीनी को सीधे गाड़ी के पेट्रोल टैंक से जोड़ती है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि भारत, जिसके पास चीनी का इतना बड़ा भंडार है, वो आखिर अपनी चीनी के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन क्यों लगाएगा? मतलब जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसे बेचा जाता है, उस पर रोक नहीं लगाई जाती। तो फिर यहाँ हो क्या रहा है? और देखिए, हम थोड़े बहुत सरप्लस की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के गोदामों में करीब करीब 80 लाख टन एक्स्ट्रा चीनी पड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो इस पहेली का जवाब हमें किचन में नहीं, बल्कि गाड़ी के फ्यूल टैंक के पास मिलेगा। जी हाँ, इसकी असली वजह जुड़ी है भारत की महंगी फ्यूल की आदत से। देखिए, भारत में जो लाखों करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से ज्यादातर इंपोर्टेड यानी कि बाहर से मंगाए गए पेट्रोल पर चलती हैं। असल में हमारी जरूरत का लगभग 80% पेट्रोल हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। और इसकी कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन इंपोर्ट्स पर भारत हर साल करीब $65 बिलियन खर्च करता है। जी हाँ, 65 अरब डॉलर। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो देश से बाहर चली जाती है। अब जाहिर है, इतने बड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। और यहीं पर सरकार की एक खास पॉलिसी सामने आती है, जिसका नाम है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये एक तरह का ग्रीन ऑल्टरनेटिव है। तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये पेट्रोल में इथेनॉल नाम का एक अल्कोहल मिलाने का प्रोसेस है। और ये इथेनॉल बनता है खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट से। और सरकार का लक्ष्य भी छोटा मोटा नहीं है। टारगेट ये है कि 2025 तक देश में बिकने वाले हर लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला हो। इसे A20 फ्यूल भी कहते हैं। अब इथेनॉल कोई नई या अनोखी चीज़ नहीं है। ये वही वाला अल्कोहल है जो हैंड सैनिटाइजर में होता है। इसे अनाज या फिर गन्ने जैसी चीज़ों को फर्मेंट करके यानी कि सड़ाकर बनाया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी का फायदा सिर्फ तेल के इंपोर्ट बिल को कम करना ही नहीं है। इसके असर और भी गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। सोचकर देखिए, एक तो इससे हवा का प्रदूषण कम होता है, दूसरा ग्रामीण इलाकों में नई नौकरियां बनती हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे किसानों की आमदनी सीधे सीधे बढ़ जाती है। मतलब एक पूरा नया इकोनॉमिक साइकिल शुरू हो जाता है। जो खेती का वेस्ट था, जैसे पराली, या जो अनाज एक्स्ट्रा था, जैसे टूटा हुआ चावल, वो अब एक कीमती फ्यूल बनाने के काम आ रहा है। और इसका सीधा फायदा गांव की इकोनॉमी को मिल रहा है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, घूम फिरकर वापस आते हैं हमारे असली सवाल पर कि इस सब का चीनी के बैन से क्या लेना देना है। यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। देखिए, जिस गन्ने से चीनी बनती है, उसी गन्ने से इथेनॉल भी बनता है। मतलब गन्ना दोनों के लिए रॉ मटेरियल है। अब भारत में हर साल करीबन 350 लाख टन चीनी पैदा होती है, जबकि देश में खपत है लगभग 270 लाख टन। लेकिन 2025 का एथेनॉल टारगेट पूरा करने के लिए बहुत सारे गन्ने की जरूरत पड़ेगी। तो गन्ने का एक बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल बनाने में जाएगा। तो सरकार ने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है वो इसलिए नहीं कि देश में चीनी की कमी हो गई है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि एक तरफ गाड़ियों के लिए फ्यूल भी बनता रहे और दूसरी तरफ देश के लोगों के लिए चीनी की कोई कमी भी ना हो। तो ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश जिसके असर लंबे समय तक दिखाई देंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पैसा पहले तेल खरीदने के लिए खाड़ी देशों को जाता था, अब वो पैसा हमारे देश के किसानों की जेब में जाएगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या कोई भी देश अपनी गाड़ियों के लिए जरूरी ईंधन और अपने लोगों के लिए जरूरी भोजन, इन दोनों के बीच एक कामयाब संतुलन बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी दोनों के भविष्य से जुड़ा है।